एंड जय हिंद स्टूडेंट। लेट्स बिगिन अ वेरी सिंपल टॉपिक कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। हाँ, आप तो जानते ही हैं, आप और मैं इसी इन्फ्लेशन के युग में जी रहे हैं। सर इन्फ्लेशन, अरे भाई महंगाई। हाँ सुन रखा है ना, महंगाई डायन खाए जात है। नहीं सुना है पिपी लाई का डायलॉग? हाँ जरूर देखिएगा और सुनिएगा। तो क्या है इन्फ्लेशन? तो आम भाषा में कहें सर महंगाई, और अगर बुकिश टर्म में कहें when there is a steady rise in the price and that is stagnating and that is increasing. in case ऐसा हो कि प्राइस आज राइज की है 10%, कल 2% फॉल कर गई है, फिर परसों राइज कर जाती है 5% और बाद में गिर जाती है 20%, तो क्या ये इन्फ्लेशन है? जवाब है नहीं। इन्फ्लेशन एक कांस्टेंट, एक लगातार इंक्रीज इन प्राइस है, बीच में फॉल होने का यस चक्र नहीं है। तो एक सस्टेन्ड है, एक लगातार इंक्रीज इन द एग्रीगेट प्राइस लेवल है। याद रखिएगा, स्टेट ऑफ राइजिंग प्राइस, स्टेट ऑफ राइजिंग प्राइस को इन्फ्लेशन कहा गया है, न था स्टेट ऑफ हाई प्राइस। मतलब एक प्राइस अगर कोई ऊंचा हो गया है, उस हाई प्राइस को इन्फ्लेशन नहीं कहते हैं, इस होने को प्राइस के यस ओवर दी 100 ईयर्स अगर मुझसे बात करोगे, क्या हाँ पिछले 100 सालों से बात करोगे, तो मैं कहूंगा प्राइस ऑफ गोल्ड हैज ऑलवेज इंक्रीज। तो हाँ 100 सालों की बात कर रहे हैं, लगातार प्राइसेस ऑफ गोल्ड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है। तो स्टेडी राइज है, फॉल नहीं है नीचे। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन समझे। सबसे पहले इन्फ्लेशन को अगर समझना है तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का परसेंट कितना चेंज आ रहा है, राइज इन प्राइस कितने परसेंट से हो रहा है, इसको समझना पड़ेगा। और सबसे पहला आएगा क्रीप करना। आपने क्रीपिंग एनिमल्स को देखा है? हाँ, आपने अर्थवर्म को देखा होगा, स्नेल को देखा होगा। क्या करते हैं? क्रीप करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो जब इन्फ्लेशन क्या हो, प्राइस राइज हो, इंक्रीज हो, 2 से 2.5% तक ही इंक्रीज हो। हाँ नंबर याद कर लीजिए, नंबर बहुत जरूरी है। 2 से 2.5% तक हो तो उस परनम इंक्रीज को, हाँ किसी किसी बुक्स में मैंने देखा है कि थोड़ा सा वेरी कर रहा है, बट कॉमनली ये जनरली एक्सेप्टेड नंबर है 2 to 2.5%, तो वो इन्फ्लेशन क्रीपिंग इन्फ्लेशन है। क्या कहूं, इकोनॉमी के लिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन अच्छा है सही में। क्यों? क्योंकि इससे जो प्रोड्यूसर है, इससे जो लेंडर है, वो मोटिवेटेड हो जाएगा अपने काम को करने। हाँ, क्योंकि उसे थोड़ा सा इंक्रीज क्या मिलेगी? अपनी इनकम में मिलेगी। अब दूसरा इन्फ्लेशन क्रीप से आगे बढ़ने का, वॉक करना। हाँ, जब मैं और आप वॉक कर रहे हैं, क्या कहते हैं? क्रीप से तो तेज चलते हैं ना, तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन से आगे वॉकिंग इन्फ्लेशन है, तो जनरल प्राइस लेवल 5 to 6% तक इंक्रीज होने लगेगा। 5 to 6 थोड़ा तकलीफ देने लगेगा। ये इन्फ्लेशन अच्छा नहीं है। क्या आपको मालूम है आजकल, यस करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूं, आजकल हमारे भारत में यही इन्फ्लेशन चल रहा है। और पूरी इकोनॉमी, हाँ पूरी इकोनॉमी, पूरी गवर्नमेंट ने, इवन आरबीआई ने पूरा जोर लगा दिया है इस इन्फ्लेशन को कम करने। चाहती है इन्फ्लेशन क्या हो जाए? क्रीपिंग बन जाए गवर्नमेंट। हाँ, बैंक्स भी, इवन आरबीआई भी क्या कर रही है? खूब सारे मेजर्स उठा रही है कि मनी सप्लाई मार्केट से कम हो जाए। बेसिक रूल है, when too much money chases too few goods it leads to, तो इन्फ्लेशन 5 to 6% इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। समझ जाइए, इकोनॉमी अब बुरे दौर पे आने वाली है। इट इज नॉट गुड, क्योंकि प्राइस राइज बियॉन्ड दी हाँ एक्सेप्टेबल लिमिट के पास जा रहा है। इसके ऊपर, क्रीप के ऊपर आया रन, सॉरी वॉक। वॉक में आप पैदल चलते हैं, अब आप दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने में तो स्पीड ज्यादा होती है ना, तो ये इन्फ्लेशन ज्यादा तेजी से इंक्रीज करता है। अब जनरल प्राइस लेवल 10% आ गया, मतलब डबल डिजिट आ गया। तो डबल डिजिट के प्राइस इन्फ्लेशन आता है, तो इकोनॉमी को रियून करने के लिए काफी है। 1991 नाम सुना है? 1991 में आया एलपीजी, नहीं नाम नहीं सुना है? एलपीजी इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़े चेंज से गुजरना पड़ा, क्योंकि 1991 में देश पूरी तरीके से इन्फ्लेशन के जाल में फंस चुका था। भारत में इकोनॉमी में चीजें बहुत तेजी से, महंगाई हो रही थी, बिजनेसेस रियून हो रहे थे, इंडस्ट्रीज बर्बाद हो रही थी, जॉब्स लोगों के जा रहे थे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लोगों के पास सेविंग्स नहीं थी, क्योंकि महंगाई है। आपकी बढ़ी हुई कमाई
खर्चों में चले जा रही थी, तो सेविंग नहीं होगा तो इनकम जनरेशन नहीं होगा, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, नई इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होगी, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। और उससे बुरा कौन सा दौर हो सकता है? अब रनिंग से आगे क्या होता है? गैलॉप हो सकता है गैलॉप हो सकता है। हाइपर इन्फ्लेशन बेटर नेम है इसका, गैलॉप इन्फ्लेशन का। इसमें इकोनॉमी का इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा, यस, बेकाबू हो चुका है, कंट्रोल के बियॉन्ड है। इन्फ्लेशन रेट 200% या इवन उससे ज्यादा हो जाता है, वो भी पर मंथ। मतलब चीजें कई गुना ज्यादा महंगी हो जाती हैं कुछ ही दिनों में। मतलब एग्जांपल देता हूं कि कोई चीज 100 रुपए की मिल रही है, लेट्स से कोई वस्तु 100 रुपए की मिल रही है, एग्जांपल देता हूं, लेट्स से एप्पल 100 रुपीज किलो मिल रहा है, और हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होगा, 1 महीने बाद वही एप्पल 300 रुपए का मिलेगा, 200% और दाम बढ़ जाएगा, डबल से भी ज्यादा। क्या कहते हैं, ऐसी इकोनॉमी में क्या बचेगा? कुछ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्यों और कब होता है ऐसा? क्या कभी ऐसा हुआ है हिस्ट्री में? जवाब है हाँ, ऐसा हिस्ट्री में हो चुका है। जर्मनी के साथ हुआ था 1919 में। जर्मनी 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 हारने के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन कर लिया था, और उन्होंने अपनी करेंसीज को इंप्रूव करने के लिए, अपनी हार के बाद देश को सुधारने के लिए क्या किया था, नए करेंसी नोट्स छाप दिए थे। वाइमर रिपब्लिक ने इस नए करेंसी नोट्स से, मार्क नाम की करेंसी से पूरे देश में क्या कर दिया, पैसा फ्लड कर दिया। बट पैसे तो लोगों के पास आ गए, पर लोगों के पास गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी। वही गुड्स तो धीरे धीरे प्रोड्यूस होंगे ना, पैसा तो आप छाप सकते हैं ना, बटन दबाना है, मशीन क्या करेगी, नोट छाप देगी। कागजी का तो नोट बनना है, क्यों? बट नोट, यस, वो पेपर करेंसी छापना आसान है, पर उससे जो मिलने वाला वस्तु है वो कहां से आएगी इकोनॉमी में? तो लोगों के पास मस्त पैसे तो आ गए, पर इकोनॉमी में वस्तु अवेलेबल नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। वो अपने टाइम से ही आएगी। भाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी टाइम पे होगा, खेती से निकलने वाला अनाज, अगर प्रोडक्शन की बात करो, व्हीट बात करो, राइस बात करो, वो भी एक लिमिटेड टाइम में ही प्रोड्यूस होगा। ज्यादा पैसा देख के ज्यादा तो प्रोड्यूस हो नहीं पाएगा, नतीजा प्राइस। एक ऐसा दौर भी आया जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन के समय कि जर्मनी में स्टूडेंट्स को अगर टॉफी खानी होती थी एक, तो हाँ, वो जो कच्चा आम हम लोग खाते हैं जो 50 पैसे की आती है, 1 रुपए की 2 मिलती है, उसको खानी होती थी स्टूडेंट्स को, तो वो एक बैग और लेके जाता था स्कूल में। हाँ, अपने कैंटीन वाले अंकल को वो बैग उलट के दे देता था, ये लीजिए अंकल, पूरे नोट से भरा हुआ बैग। और अंकल, कैंटीन वाले अंकल उसे, या आंटी जो भी हो, वो कैंटीन वाली आंटी उसे क्या करती थी, एक छोटी सी कच्चा आम टॉफी दे देती थी। हाँ, वही जैसे पल्स आती है ना छोटी सी, बस जस्ट इमेजिन करो क्या कहना चाह, कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई। दूसरा एग्जांपल दूं इसी में, इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन इतना ज्यादा था कि बच्चों के पापा ट्रैक्टर लेके आते थे स्कूल में, और ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली होती थी, और जब स्कूल की मंथली फीस जमा करनी होती थी, वो ट्रॉली को पूरा ओवरटर्न कर देते थे। स्कूल वालों को कहते थे ले लो 1 महीने की फीस, अगले महीने आएंगे। ट्रॉली में नोट भरा रहता, तो कागज की तरह करेंसी की वैल्यू हो जाएगी। ऐसा कंडीशन होगा जब हाइपर इन्फ्लेशन, आपके मनी की वैल्यू एकदम कम हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा। आइए इन्फ्लेशन के टाइप्स पढ़ें। सबसे पहला इन्फ्लेशन पढ़ने वाले हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो जब एग्रीगेट डिमांड, जब सम टोटल ऑफ द गुड्स, जो पूरी इकोनॉमी में डिमांड हो रहे हैं, मेरे और आपके अकेले बात नहीं कर रहा हूं, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, तो जब एग्रीगेट डिमांड एक्सीड कर जाएगी एग्रीगेट सप्लाई से, देखिए एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, इट लीड्स डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अर्थात डिमांड इतनी ज्यादा है, लोग इतना उसको चीजों को मांग रहे हैं, सप्लाई बढ़ नहीं पा रही है, गुड्स उसके मिल नहीं रहे हैं, तो दाम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लोग अधिक कीमत देने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना? तो प्रेशर ऑफ क्या है, एक्सेसिव डिमांड है। याद रखिएगा, इफ देयर इज एन एग्रीगेट डिमांड ओवर द एग्रीगेट सप्लाई, तो जनरल प्राइस लेवल फिर राइज करेगी और हो जाएगा महंगाई, हो जाएगी इन्फ्लेशन। ऐसा कई बार हमारे इकोनॉमी में हो चुका है। गवर्नमेंट को फिर क्या करना पड़ता है, स्टेप्स लेने पड़ते हैं को काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के। आइए रीजंस जाने, क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो रहा है। सबसे बड़ा फैक्टर है हमारी खुद की पॉपुलेशन, हमारा कंजम्पशन, हमारी डिमांड खुद ही अपने आप में ज़्यादा है। इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, अब तो मालूम ही है, चाइना को हम एक्सीड कर चुके हैं। तो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है
तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पॉपुलेशन को क्या चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, फूड चाहिए, एसेंशियल आइटम्स चाहिए। तो मार्केट में हर वक्त इसकी डिमांड, सच में। तो कोई एक ऐसा, मैं तुमसे कहूँ, कोई ऐसा बिजनेस तुमसे बोलूँ जिसको करने में कभी तुम फ्लॉप नहीं होगे, वो है खाने पीने का। क्या कहते हो? क्योंकि लोग खाएंगे ही। क्या कहते हैं? ऐसा काम, ऐसा धंधा, ऐसा बिजनेस जो कभी फ्लॉप नहीं होने वाला है, खाने पीने का धंधा। चाहे वो ठेले वाला हो, हाँ स्टॉल वाला हो, चाहे वो कोई खोमचे वाला हो, या चाहे कोई रेस्टोरेंट वाला हो, चलना ही चलना है। क्योंकि हमारे यहाँ फूड की डिमांड तो हमेशा रहेगी, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। अब फूड की डिमांड तो है, पर अगर फूड की सप्लाई नहीं बढ़ी तो राइज, यस यू हैव गॉट इट राइट। तो एक्सेस डिमांड, चीज़ों की जब मार्केट में एक्सेस डिमांड होगी, प्राइस राइज होगा। हम इसे कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और क्या रीजन है? पॉपुलेशन एक रीजन है, दूसरा हमारी गवर्नमेंट भी एक बहुत बड़ा रीजन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सर वो कैसे? गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लेशन कर रही है? गवर्नमेंट भी खुद बहुत सारे काम क्या कर रही है? कर रही है। गवर्नमेंट भी डिमांड कर रही है। सर गवर्नमेंट क्या डिमांड कर रही है? गवर्नमेंट नए रोड बना रही है, गवर्नमेंट नए रेलवे ट्रैक बिछा रही है, गवर्नमेंट नई मेट्रो रेल्स बना रही है। तो इन सब में बनाने में ढेर सारे लेबर की जरूरत है, ढेर सारे सीमेंट, ब्रिक्स, टाइल, लोहे की सरिया चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इन सब का डिमांड, तो इन सब के डिमांड की वजह से इनका प्राइस राइज हो जाए। तो गवर्नमेंट कंटिन्यूसली क्या कर रही है? एक अपने डेवलपमेंट के खर्चे करते जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते जा रही है, रोड रेलवे प्रोजेक्ट्स बनाए जा रही है। इनके बनाने से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। अब एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो इनकम आ रही है, इनकम आ रही है तो वो खरीद रहे हैं तो मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। तो ओवरऑल मार्केट में क्या है? एग्रीगेट डिमांड बहुत हाई हो गई है गवर्नमेंट की वजह से भी। तो गवर्नमेंट भी एक मेजर रीजन है क्या करने के लिए? एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करने के लिए। ठीक है ना? इसका अपोजिट कर देंगे, अगर एग्रीगेट डिमांड को काबू करना है, हाँ अगर आपसे पूछें हाउ टू कंट्रोल द एग्रीगेट डिमांड, हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, तो आप इस पॉइंट को उल्टा कर दीजिएगा। हाँ भाई, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर देंगे, पॉपुलेशन लेवल को कंट्रोल कर देंगे, स्टेडी राइज इन पॉपुलेशन को क्या करना है? काबू रखना है, ताकि इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द फूड ग्रेन्स एंड एसेंशियल आइटम रोका जा सके। और क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को रोक सकती है, गवर्नमेंट अपने नए प्रोजेक्ट्स बनाना बंद कर दे, गवर्नमेंट नई स्पेंडिंग्स करना, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना बंद कर दे, काम खत्म, मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन चेक हो जाएगा। एक और रीजन बताता हूं इन्फ्लेशन होने का, वो है इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ मनी। मार्केट में नया मनी पंप इन करते जा रही है गवर्नमेंट। वो कैसे? आरबीआई नए नोट्स छापती है। आपको पता ही है, जो सेंट्रल बैंक होती है उसके पास पावर होता है बैंक्स मनी पुलटिट करने का। तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होना, क्रेडिट पॉलिसी गवर्नमेंट की आना, और इंक्रीज इन फ्लो ऑफ द मनी होना। तो इकोनॉमी में जैसे जैसे और मनी सप्लाई ऐड ऑन होते जा रहा है, क्या हो रहा है? इंक्रीज इन डिमांड हो रही है। भाई किसी न किसी के पास मनी का पैसा, ये इंक्रीज्ड मनी पहुंच रहा है। अब वो चाहे इंडस्ट्रीज के पास पहुंचे, चाहे फर्म्स के पास पहुंचे, नतीजा क्या होगा? इंक्रीज इन डिमांड इन गुड एंड सर्विसेज होगी, बट देयर इज नो करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन सप्लाई। अरे सप्लाई भी तो बढ़ जाती तो काम समस्या खत्म हो जाती। ऐसा हो नहीं पा रहा है, नतीजा प्राइस राइज, नतीजा इन्फ्लेशन। आइए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में समझे। ये कॉस्ट मतलब बनाने की कीमत होती है। व्हाट इज कॉस्ट? द प्राइस पेड फॉर अक्वायरिंग गुड्स और सर्विसेज टू प्रोड्यूस फिनिश गुड इज कॉल्ड एज कॉस्ट। लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वेजेस देने के लिए लेबर को, है ना, पैसे चाहिए ना, तो लेबर, रॉ मटेरियल चाहिए आपको फिनिश गुड बनाने के लिए, तो एक कॉस्ट लगती है प्रोड्यूसर को गुड्स बनाने में। कोई भी प्रोड्यूसर हो, कोई भी गुड्स बनाने वाला व्यक्ति हो, जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, उनको एक लागत, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लगने वाली। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही महंगा हो जाए तो वो क्या करेगा? यस, तुम प्रोड्यूसर होगे तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे यहाँ फर्नीचर बनता है, अज्यूम करते हैं तुम्हारे यहाँ फर्नीचर बनता है, हाँ सोफा, पलंग, हाँ चेयर्स, ये सब बनती हैं, ठीक है। अब तुम्हारे यहाँ जो लेबर है वो हड़ताल कर देता है, कहता है नहीं हमारी मांगे पूरी करो, हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारी वेजेस बढ़ाओ। तुम भी कहते हो बड़े अच्छे आदमी हो, तुम दया आ जाती है तुम्हें, ठीक है भैया तुम्हारी वेजेस बढ़ा देते हैं, तुम्हारी सैलरी बढ़ा देते हैं। तो लेबर का सैलरी वेजेस तुमने बढ़ा दिया,
मार्केट में जो रॉ मटेरियल आ रहा था, मान लो प्लाईबोर्ड यूज करते हो तुम, फेविकोल यूज करते हो फर्नीचर बनाने के लिए, कील यूज करते हो, करते हैं ना, माइका यूज करते हैं, ये सब महंगे हो गए हैं, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। क्या करोगे? मार्केट में सरवाइव करना है, क्या करोगे? तुम भी अपना मार्केट में आउटपुट महंगे दाम में बेचो। जो तुम फर्नीचर बना रहे हो, हाँ भाई, सोफा बनाया, पलंग बनवाया, चेयर टेबल बनवाया, उसको भी मार्केट में महंगे दाम बेचोगे। बताओ किसका दोष है? किसका दोष है? कॉस्ट महंगा हो गया, प्रोडक्शन की कीमत बढ़ गई, इसीलिए बाजार में चीज महंगी आ रही है। हम इस इन्फ्लेशन को कहते हैं। अब क्लियर है? आई एम वेरी श्योर क्रिस्टल क्लियर है। तो जब जनरल प्राइस लेवल राइज हो रहा है, क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो। मैंने एक एग्जांपल दिया इंडस्ट्री का, ऐसा कॉमनली सारी इंडस्ट्रीज में हो रहा है। सोचिए किसान के ऊपर क्या हो रहा होगा। किसान को बिजली चाहिए, किसान को फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, ट्रैक्टर्स चाहिए, फार्म इक्विपमेंट्स चाहिए, ये महंगे हो जाएं, क्या कहते हो? जब ये महंगे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक खेती महंगी हो जाएगी, प्रोडक्शन करना क्रॉप्स महंगा हो जाएगा, किसान और महंगे दाम में बेचेगा भाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग सबकी हाई हो जाएगी। तो ये हो गया कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो कॉस्ट पुश में क्या हो रहा है? वेज रेट इंक्रीज हो रही है या इंक्रीज इन दी प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल वो होते हैं जो फिनिश गुड्स बनाने में मदद करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स को मजबूरी है कि वो क्या करेंगे, वो भी प्राइस को इंक्रीज करेंगे ताकि अपने प्रॉफिट को मेंटेन कर पाए। कोई प्रोड्यूसर लॉस में क्यों बेचेगा भाई? नहीं तो आगे प्रोडक्शन करना बंद नहीं कर देगा। तो इसीलिए प्रॉफिट कमाने के लिए उसे प्राइस राइज करना पड़ेगा। फैक्टर समझते हैं, फैक्टर्स दैट लीड टू दी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सबसे पहला फैक्टर मैंने डिस्कस कर लिया, प्राइस इन। मैंने एग्जांपल दिया, वर्कर्स मिल करके क्या कर रहे हैं, एकजुट हो गए हैं, ट्रेड यूनियन बना लिया है और आपसे क्या कर रहे हैं, बार्गेन कर रहे हैं। तो प्राइस आप वेज बढ़ाएंगे, जैसे ही ट्रेड यूनियन के दबाव में आकर के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्शन की कीमत, अपने आउटपुट की कीमत जो आपने प्रोडक्शन कराया है उसको तो भरपाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दाम बढ़ाना पड़ेगा। नतीजा महंगाई। दूसरा रीजन हो सकता है बेसिक मटेरियल, जिसको हम रॉ मटेरियल कह रहे हैं। मार्केट में स्टील चाहिए, केमिकल्स चाहिए, ऑयल चाहिए, यही महंगा हो गया है। सोचिए पेट्रोलियम महंगा कर दे, सबसे आसान तरीका है देश में महंगाई बढ़ाने का। सबसे आसान तरीका है देश में पेट्रोलियम महंगा हो जाए, अपने आप सबके दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के थ्रू गुड्स सब जगह पहुंच रहे हैं। आपके मेरे घर में जो सामान आ रहा है ज़्यादातर, हाँ, वो सब इंडस्ट्रीज से आ रहा है और इंडस्ट्रीज आपके घर के नज़दीक नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ रहा है आपके मार्केट तक, आपके इंडस्ट्री, आपके घर तक। सबका दाम बढ़ जाएगा अगर पेट्रोलियम महंगा हो। तो बेसिक मटेरियल महंगा हो जाए, सोचिए, इमेजिन करिए। और क्या रीज़न है महंगाई होने का, कॉस्ट पुश का? सरकार खुद जरूरी है। फिर से यहां पे सरकार क्या कर रही है, सरकार ने चीजों पे जीएसटी बढ़ा दिया है या लगा दिया है। पहले जीएसटी नहीं था किसी आर्टिकल पे, सरकार ने उस पर इस बार लगा दिया। तो इंक्रीज इन टैक्स करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा। अब टैक्स कई तरह के हैं, एक्साइज ड्यूटी है, सेल टैक्स है, वैट है। मैंने कहा सबसे आसान है आजकल जीएसटी। इन सब के बदले हटा के सरकार ने एक सिंगल टैक्स कर दिया, जीएसटी। तो टैक्स का बर्डन जो है प्रोड्यूसर किस पे डाल देगा, कंज्यूमर। वो तो कहेगा ठीक है मोदी जी टैक्स ले लीजिए हमसे, हम तैयार है टैक्स देने के लिए, पर ये टैक्स किसको पास ऑन कर देगा, आपको और मुझको। हाँ, क्योंकि प्रोड्यूसर अपने ऊपर थोड़ा टैक्स का बर्डन लेगा, वो टैक्स को कॉस्ट में जोड़ देगा, काम खत्म, प्रोडक्शन की चीजें महंगी हो गई। आइए इन्फ्लेशन का इफेक्ट समझते हैं। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, महंगाई, महंगाई। तो इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा इफेक्ट है हमारी लाइफ में। तो मैंने बताया बेसिकली इन्फ्लेशन सस्टेन्ड राइज इन प्राइस हो रहा है, ये तो आप जानते हैं। इन्फ्लेशन एग्रीगेट डिमांड की वजह से हो रहा है, इंक्रीज होने के, ये भी आप जान गए हैं। या इन्फ्लेशन का एक रीजन है कि कॉस्ट ऑफ द गुड्स हो गए, प्रोडक्शन की कॉस्ट महंगी हो गई है। बट इसका इफेक्ट परचेजिंग पावर पे क्या करने वाला है? हाँ, वो पैसा जो आप स्पेंडिंग पे खर्चा करने वाले हैं, उस पैसे को कहते हैं परचेजिंग पावर। मतलब दैट अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज विच अ यूनिट कैन बाय। आपके 100 रुपए का नोट आज जो सामान खरीद रहा है, ध्यान से सुनिएगा बात को, आपके जो 100 रुपए का नोट आज जो सामान खरीद रहा है, जो आप उससे सामान खरीद के आ रहे हैं, क्या आज से 5 साल पहले उतना ही मिलता था? सोचिए, सोचिए मैं क्या कह रहा हूं। तो आप कहेंगे नहीं सर, आज हम पहले से कम सामान खरीद पा रहे हैं। जरा अपने मम्मी पापा से पूछिए, हाँ, 100 रुपए पहले कितने सामान खरीद के लाते थे 100 रुपए का, जब वो छोटे थे। तो बताएंगे अरे बेटा 100 रुपए में तो पूरे घर का खाना चल जाता था। शायद ऐसे आपके मदर फादर बताए होंगे, कोई ना कोई इंसिडेंट बताते होंगे ऐसा कि हम तो
हाँ 100 रुपए में ही पूरे घर का या 10 रुपए में ही पूरे घर का क्या करते थे, खाना खा लेते थे, पूरे फैमिली का क्या होता था, खाना आ जाता था। तो सोचिए तब 10 रुपए की कीमत क्या थी पूरी फैमिली को, आज 10 रुपए में एक बच्चे का भी पेट नहीं भर सकता। क्या कहना चाहते हैं, परचेजिंग पावर, तो द अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज विच अ मनी कैन बाय, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, लोगों के पास पैसा तो होता है बट उसी पैसे से वह कम वस्तु खरीद पाता है, क्यों, क्योंकि वस्तु के दाम बढ़ चुके हैं। हम इसे कहते हैं परचेजिंग पावर हैज रिड्यूस्ड, रियल इनकम हैज डिक्लाइंड। और क्या होता है, प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मैंने कहा अगर हाइपर इन्फ्लेशन की बात करोगे इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा सा अगर क्रीपिंग इन्फ्लेशन की बात करोगे तो मैं कहूंगा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। थोड़ा सा इन्फ्लेशन होते रहना चाहिए, 2% से 2.5% तक इन्फ्लेशन अच्छा है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि प्रोड्यूसर इंड्यूस्ड होंगे गुड्स को प्रोड्यूस करते रहने के लिए, ठीक है। जबकि डिस्ट्रप्टिव प्राइस सिस्टम हो जाए, अचानक बहुत ज्यादा प्राइस राइज हो जाए, तो प्रोड्यूसर भी बहुत ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने के चक्कर में नहीं रहेगा, क्योंकि वो होर्डिंग करने लगेगा, मार्केट में होर्डिंग होने लगेगी, मार्केट में कैपिटल एक्यूलेशन होने लगेगा अगर चीजों के दाम एबनॉर्मली राइज होने लगे। सोचिए मैं सेलर हूं, मैं बेचता हूं फूड ग्रेन्स, मुझे मालूम है कि आज चावल 500 रुपये किलो है, क्या 500 रुपये किलो है, एक महीने बाद या 2 महीने बाद इसकी कीमत 1 लाख रुपए किलो होने वाली है। क्या करूंगा, आज बेचूंगा, जी नहीं, आज चुपचाप मार्केट से चावल छुपा लूंगा, कहूंगा मार्केट में चावल है नहीं ना ना, होर्डिंग इसे कहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग इसे कहते हैं। ऐसा होगा, ऐसा तभी होगा जब मार्केट में लगातार प्राइजेस चीजों के बढ़ने लगेंगे। क्या होने लगेगा, लोग होर्डिंग करने लगेंगे, सामान ब्लैक मार्केटिंग करने लगेंगे, छुपाने लगेंगे, इवन एडल्ट्रेशन होने लगेगा। आइए डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या असर पड़ने वाला है, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशली बात करें उनकी जिनकी सैलरी मिलने वाली, हाँ भाई टीचर्स हो सकते हैं, बैंक में मैनेजर्स हो सकते हैं, जो लोग किसी के अंडर में नौकरी कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा बुरे फंसते हैं इन्फ्लेशन में। क्यों, फिक्स्ड इनकम वालों को क्या नुकसान है, क्योंकि उनकी इनकम तो फिक्स्ड है पर उनके खर्चे बढ़ चुके होते हैं, महंगाई की वजह से अब उनका बजट बिगड़ चुका हो, क्योंकि इसकी इनकम या तो उतनी राइज हो जाती तो समस्या नहीं थी, बट इनकम राइज हो नहीं रही है, इनकम फिक्स्ड है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि चीज़ें बाजार में महंगी होते जा रही हैं। तो मिडिल क्लास वाले लोग भी इसमें बहुत ज़्यादा वरी करते हैं, स्पेशली बच्चों की पढ़ाई और बहुत खर्चे हैं, हाँ आप तो जानते ही हैं। दूसरा है बोरोवर्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है, बोरोवर्स को प्रॉब्लम नहीं है, बोरोवर्स मतलब होता है जो लोन ले रहा है। सर वो फायदे में क्यों है, देखिए जो लोन ले रहा है, जो पैसा बोरो कर रहा है वो इन्फ्लेशन में मज़ेदार है। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तब ज़्यादा समझ में आए, समझना ध्यान से। मान लेते हैं ए बोरोवर है, ठीक, बोरो कर रहा है। बी एक बैंक है, बी एक बैंक है, चलो स्टेट बैंक कर देते हैं, स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान से सुनिएगा, ए ने बोरो कर लिया, ए ने इनसे पैसा ले लिया, ले लिया 10,000, क्या रेट पे लिया, एट द रेट ऑफ 5%, एक साल के लिए ले लिया, 1 ईयर के लिए। तो ए को एक साल बाद कितना लौटाना है बैंक को, एक साल बाद, एक साल बाद ए लौटाएगा बैंक को 10,500, साफ खत्म। कितना मजेदार है काम ना, काम खत्म, बैंक को 500 ब्याज दिया उसने। अब ध्यान से सुनिए, बाजार में इन्फ्लेशन का रेट, बाजार में इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं महंगाई दर, समय कितनी थी जब वो लोन लिया था, जब वो 10,000 लिया था बाजार में इन्फ्लेशन चल रही थी 10%, मतलब चीज़ों का दाम 10% से इंक्रीज। तो अब इन्फ्लेशन की वजह से क्या, ध्यान से, इन्फ्लेशन की वजह से उसने जो 10,000 लिए थे उस पर 10% निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 1,000 रुपये। इसका मतलब है कि उसको 10,000 अगर उसने किसी चीज़ पे लगा लिए होते बैंक से लेकर के, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु उसने खरीदी और उसके दाम एक साल बाद कितने हो गए हैं, 11,000 हो गए, तो ये तो बैंक की फायदे में है, बैंक फायदे में नहीं है। ध्यान से देखिए, ए फायदे में है क्योंकि ए को
क्योंकि ए को 1 साल बाद उसी चीज का 11,000 मिल रहा है, बैंक को तो 10,500 ही लौटाना है। ए ने वो 10,000 लेकर के कोई एक वस्तु खरीद ली, चलो गोल्ड खरीद लिया, और गोल्ड की कीमत 10% बढ़ गई। ए की तो बल्ले बल्ले है, ए के तो मजे ही मजे हैं, है ना। पैसा लौटाने के बाद भी ए 500 रुपये फायदे में। तो बोरोवर इज इन, ठीक है ना। जो बोरोवर है, जिसको हम डेटर कहते हैं, ही हैज टू पे बैक लेस, जबकि क्रेडिटर लॉस में, क्योंकि वो पहले से कम गुड्स खरीद पाएगा। चलिए, इन्वेस्टर को क्या मिलेगा? इन्वेस्टर भी फायदे में रहे, क्योंकि प्राइस राइज होगी तो इक्विटीज अर्थात शेयर मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में चीजें लगेंगी। शेयर मार्केट में स्पेशली चीजें क्या होने लगेंगी? बढ़ने लगेंगी, शेयर्स के प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। जबकि बॉन्ड एंड डिबेंचर्स क्या होते हैं? एक फिक्स्ड गेन देने वाले होते हैं, इसका फिक्स्ड ब्याज होता है, इनके प्राइसेस कांस्टेंट रहते हैं, चेंज नहीं होते। तो जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं वो लोग क्या करेंगे? और इनकम। बॉन्ड मार्केट वालों को ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, हाँ, मंदी के समय में बॉन्ड मार्केट वालों को, क्योंकि उस समय बाजार गिर रहा होता है, पर फिक्स भी उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स मिलता है, बॉन्ड और डिवेंचर वाले। तो इन्वेस्टर्स, दोज हु इन्वेस्ट इन इक्विटीज आर ऑलवेज इन एडवांटेज। दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर इन्फ्लेशन। समझ में आ गया होगा तो बिग लाइक फॉर मी, एंड यस, बाय फ्रॉम नाउ।